एक सेकंड रुक जाओ बस। अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल, नरेश समाजवादी पार्टी, माननीय नरेश उत्तम पटेल, नरेश उत्तम तीनों जिलों विधान परिषद में जो सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं और वो सरकार के आश्वासन जो पूरे नहीं होते हैं वो आश्वासन समिति में चले जाते हैं। तो विधान परिषद की आश्वासन समिति का मैं सभापति हूँ और उसमें 11 लोग सदस्य हैं। तो हम लोगों ने सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल तो मंडलीय स्तर पर अपने आश्वासन समिति के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों की समीक्षा के लिए और सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का कंप्लायंस कराने के लिए हम तीनों मंडलों को दौरा किया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मुलाकात करें और आप पत्रकार भाइयों से भी मुलाकात करें, अपनी कुछ बात करें। तो मेरा उद्देश्य तो आप समझ गए कि मैं सरकारी दौरे में था, लेकिन वो काम 1-1.5 घंटे 2 घंटे का होता है। तो जिससे समय बचा मैं समाजवादी पार्टी के अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात खराब हैं वो हालात कैसे ठीक हो। पूरे प्रदेश में अराजकता है, हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े पेश करके सुशासन की बात करती है और आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, 2022 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। लेकिन 7वां वर्ष चलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया, न किसानों को लाभकारी मूल्य दिया। कहा था कि हम लागत से जोड़ा देंगे। किसान अपने MSP की गारंटी चाहता है कि जो सरकार हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, तो कम से कम वो तो मिल जाए। सरकार ने कहा हम धान के क्रय केंद्र खोलेंगे, हम गेहूं के क्रय केंद्र खोलेंगे, हम गन्ना के किसानों का पेमेंट समय से करेंगे, 14 दिन में भुगतान करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर में मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने आज से 4 साल पहले कहा था गंगा के किनारे खड़े होकर के 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का बकाया हम दे देंगे। लेकिन हजारों करोड़ रुपया आज भी गन्ना किसानों का बकाया है और गन्ना किसान अपने मूल्य के सवाल को लेकर हर जिला दफ्तर में जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को आगाह करता है कि भाई हमने जो गन्ना उत्पादन किया, जो गन्ना हमने मिलों को सप्लाई किया, आप हमारा गन्ने का भुगतान तो कराओ। लेकिन सरकार पूरा आश्वासन देती है और वो गन्ना किसान दर दर की ठोकरें खाते हैं। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के साथ जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का दुर्व्यवहार है, उससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। मैं बुंदेलखंड के आसपास का रहने वाला हूँ। वहाँ इतनी स्थिति खराब है कि आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवरों से खेती पूरी चौपट हो जा रही है। और जब ये सवाल उठते हैं कि भाई खेत को सांड, बछड़े या पशु, आवारा, छुट्टा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसका सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। किसानों की फसलें चट कर जाते हैं, किसान बड़ी मेहनत के साथ, लागत के साथ अपनी फसलें तैयार करता है। ना आवारा पशुओं के संरक्षण का कोई काम हो रहा है, ना किसानों को उनकी MSP मिल रही है, ना कोई क्रय केंद्र खोले गए हैं। आलू के किसानों को कहा था सरकार ने कि हम आलू के क्रय केंद्र खोलेंगे, लेकिन आलू का कोई क्रय केंद्र नहीं खोला गया। आलू का जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया था वो भी नहीं मिला। जब खेती करने वाले व्यक्ति के घर में उसका अन्न आता है, उसकी फसल आती है, तो बहुत सस्ता बिकता है। देखिए, घर का बेदी लंका ढाए। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और नगर पालिका के चुनाव में इस तरह की राजनीति हुई है, जैसे नेता निकल के आए जिन्होंने अपने ही जो प्रत्याशी की पीछे से ये समझ लीजिए गड्ढा खोद दिया, उसके लिए बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश के किसानों की। ऐसे नेता, पहले आप सुन लीजिए हमारी बात, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, पहले हमारी बात सुन लीजिए और उचित लगे तो आप अपने जगह दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सवाल करेंगे उसका भी सवाल दीजिए। मैं लोकल पॉलिटिक्स पे बात, मैं लोकल पॉलिटिक्स नहीं, मैं स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ। क्योंकि अब तक शायद वो बात पहुंची नहीं, बात क्या क्या पहुंची वो मुझे सब पता है। जल्दीबाजी न करिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा।
पहले किसानों की पीड़ा, गरीबों की पीड़ा भी सुनी हुई। आप भी चौथे स्तंभ में, मैं भी एक स्तंभ हूँ। मैं विधायिका, आप भी मीडिया है, आपका भी उतना ही दायित्व है जितना मेरा। तो हम सब लोगों को मिलकर के इन बातों को उठा करके सरकार से पीड़ित व्यक्तियों की मदद कराना है। समाजवादी पार्टी लगातार इन बातों को सदन से लेकर सड़क तक, प्रेस मीडिया के माध्यम से, अतिवृष्टि अभी हुई, अतिवृष्टि पिछली बार मैंने एक उठाया था सिद्धार्थनगर का मामला कि मैरून घोषित कर दिया सरकार ने, अतिवृष्टि मान ली, किसानों की फसलें चौपट हो गई, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। वो मुआवजे की मांग को लेकर के हमारे सदन में भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया में झूठी खबरों के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाती है। हमारा ये कहना है प्रदेश को बर्बाद न किया जाए और किसानों की फसलों का मूल्य दिया जाए, उनके वाजिब दाम दिए जाए। ये कृषि प्रधान प्रदेश है और जब तक इस प्रदेश में कृषि को बल नहीं दिया जाएगा, ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक बेरोजगारी भी नहीं खत्म होगी। चौधरी चरण सिंह जी हम लोगों के किसानों के मसीहा थे। वो ये कहते थे कि इस देश की बेकारी को दूर करने के लिए पहले हाथों को काम दीजिए और बेकारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी और गरीबी दूर होगी तो हिंसा कम होगी। आज प्रदेश में हिंसा क्यों बढ़ रही है? आज ये प्रदेश 25 करोड़ के ऊपर का आबादी वाला है और इस आबादी को कोई काम नहीं मिल रहा है और सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है कि हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित बेरोजगार और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर जन जागरण करके आगे आने वाले 2024 के भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में वातावरण है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आपने घोसी का उपचुनाव देखा। घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी ताकत, पूरा षड्यंत्र कर दिया, लेकिन घोसी की महान जनता ने उनको 44,000 से या 43,000 से उनको चुनाव पराजित कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि हम सरकार 80 में 80 बनाएंगे। अभी 4 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, एक जालौन में, एक मिर्जापुर में, एक लखनऊ में और एक बरेली में। 4 जिला पंचायत के सदस्य भी अभी 8 तारीख को परिणाम, चारों के चारों परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं। तो ये समय परिवर्तनशील है, जब कोई अन्याय करेगा तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हमारा आप सबसे कहना है कि आप सब लोग ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि पीड़ित व्यक्तियों की मदद हो। अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो? मेरा सवाल यही था, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर मंडल में आज मैं आश्वासन समिति विधान परिषद के सभापति की हैसियत से तीनों जिलों के अधिकारियों से जो विधान परिषद में सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए थे, उन आश्वासनों पर कंप्लायंस के लिए मैंने बैठक लिया। शामली के जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों की मैंने बैठक लिया। लेकिन वो बैठक होने के बाद, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश की मेरे ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है, मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं रास्ते में मुजफ्फरनगर है, अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के समर्थकों से मिलता हुआ चलूं, उनके कुशल से पूछूं और आप मीडिया के भाइयों से मिलूं। इस संदर्भ में आज मुजफ्फरनगर में हूं। अध्यक्ष जी, G20 चल रहा है, क्या कहेंगे? देश में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सभी के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हालात को, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराती और भ्रामक प्रचार के लिए कोई न कोई जुमले फेंकती रहती है। जी, संसद आपको पूरे प्रदेश का आप पे भार है, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जितनी टूट देखी जाती है, बात इस पे आपकी समाजवादी पार्टी में शायद ही किसी और जिले में हो। यहाँ हर एक दूसरे की टांगे, यहाँ तक कि आपको ये देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले ये हुआ था कि 25 मुस्लिम नेताओं ने इकट्ठा होकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही थी। यहाँ देखिए, जहाँ भी कोई कमी होगी, क्योंकि हम संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं और आपके सुझाव पर भी हम ध्यान देंगे और हम अपने संगठन को ठीक से सबको समझा बुझा करके इस संगठन को
मजबूती प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, 2 चुनाव जीता है आपने, 2024 की कैसी तैयारी है? 2024 में हम प्रत्येक लोकसभा के संबंधित बूथों के गठन और बूथ कमेटियों का रिन्यूअल, साथ साथ मतदाता सूचियों में जो हेरा फेरी हुई है, मतदाता सूचियों में मतदाताओं के जो नाम बड़ी तादाद पर काटे गए हैं, हम अपने बूथ प्रबंधन, बूथ कमेटियों के माध्यम से मतदाता सूची में पुनरीक्षण, मतदाता सूची में संशोधन करने का काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लोगों से कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र में मतदाता की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके सही व्यक्ति और सही सरकार चुने। जाति जनगणना के बारे में समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह जी ने समय समय पर देश की पार्लियामेंट, विधानसभा और मीडिया के माध्यम से जाति जनगणना की मांग की है। बहुत सी पार्टियां आप जाति जनगणना के मांग को हमारी स्वयं भी समर्थन दे रही हैं कि जाति जनगणना हो, चूँकि भारत जातियों और धर्मों का देश है और यहाँ जाति और धर्म को देख करके तमाम पक्षपात होते हैं। अगर हम जातियों की जनगणना करा लेंगे तभी सबको हक और सम्मान उनकी रेशियो के अनुपात में मिलेगा। अध्यक्ष जी, गठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया, और इंडिया का नाम बदला जा रहा है भारत, क्या कहेंगे? गठबंधन ने नाम रखा है इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। बीजेपी इस तरीके के कंफ्यूजन के सवाल उठाती है कि महंगाई पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, किसानों की फसल की लूट पर चर्चा न हो। इस तरीके से स्लोगन, इस तरीके के जुमले फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये स्लोगन है, इनका जुमलेबाजी अब चलेगी नहीं।